यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर क्या ही बताए सर, पेपर आ गया है, अब कैसी हो सकता है सर? टेंशन हो रही है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, तैयारी करते चलिए, ठीक है। ये टाइम भी ऐसा है, स्वाभाविक है कि टेंशन तो आपको होगी, ठीक है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टेंशन होना लाजमी है, वो तो होगा ही होगा। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कमीशन का जो पेपर है अभी हरियाणा के अंदर एचपीएससी की, चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो अगर कोई भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसको टेंशन तो होता ही है, क्योंकि रिजल्ट अभी आना है, ठीक है। हमने अभी परफॉर्म करना है, हम परफॉर्म करेंगे, फिर उसका आउटकम निकल के आएगा, ठीक है ना। तो हमको होता है कि यार मतलब पता नहीं क्या ही होगा, हम जो पढ़ रहे हैं क्या पता उसमें से कुछ आएगा नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें जो है वो अपने माइंड के अंदर चलती रहती हैं, तो बहुत ही डाइसी सिचुएशन जो हो जाती है माइंड में, मतलब अनक्लियरनेस होती है कि यार पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्या होगा। लेकिन इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन जो है वो एक ही है, वो ये है, काम करते चलो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना थोड़ा सा भी कि भाई टेंशन हो रही है कुछ भी, 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से अपने काम पे लग जाओ। काम करना ही एक सॉल्यूशन है आपकी टेंशन मिटाने का, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार थोड़ा सा भी माइंड अगर आपका ऐसा जा रहा है कि यार टेंशन हो रही है, या माइंड इधर उधर अगर घूमना शुरू करे, उसी टाइम 5 मिनट का ब्रेक लो, बाहर जाओ, थोड़ा बहुत जो है वो देखो एनवायरमेंट में, मतलब खुले वातावरण के अंदर जाओ, ओके। और वहां पे जाके फिर आपको 5-7 मिनट के बाद अपना दोबारा आइए एंड बैक टू वर्क, उसके बाद काम करना शुरू कीजिए, टेंशन अपने आप ही दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो काम करते चलिए, सब बढ़िया होगा, ओके जी। सर आज क्या करने वाले? आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो एक नई जो यूनिट है उसको उठा रहे हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसके अंदर 7 यूनिट्स की जो पीवाईक्यू हम निपटा चुके, अब रह गए सिर्फ 3। कौन कौन सा? एक रह गया अकाउंट्स, एक रह गया आपका अभी लास्ट लीगल एस्पेक्ट हमने कर लिया, तो एक रह गया स्टेट और एक रह गया यूनिट नंबर 6। तो 3 यूनिट हमारी जो है वो पेंडिंग है, ओके, जिनमें से एक हम आज जो है वो करेंगे। आज इनफैक्ट एक नहीं, आज 2 यूनिट जो है हम निपटाएंगे। एक तो हम करेंगे अकाउंट्स का, और साथ में हम लोग एचआरएम जो यूनिट नंबर 6 है उसको भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 तारीख से फिर अपने को मॉक टेस्ट करने हैं एचपीएससी वालों के लिए, ठीक है ना। तो 10 मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा 6 से लेके 15 तारीख तक, ओके। तो वो बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वो 10 मॉक टेस्ट अगर कोई बच्चा लगा के जाएगा 100 क्वेश्चन का, जैसा आपका पेपर आना है ना वैसे ही आपका जो है वो आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, उसका वीडियो भी जो है वो आपको बना के देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने लिए मजबूरी है कि कल तक अपने को हर चीज निपटानी है। तो आज का मेरा एजेंडा लगभग यही है, मैं सोच के आया हूं, अभी 10:43 हो गया, मतलब 11:45 हो गई है, ओके। तो आज का एजेंडा यही है कि आज शाम तक हम लोग जो है वो अकाउंट्स और साथ में यूनिट नंबर 6 इसको हम निपटा दें, ताकि कल का पूरा दिन बचेगा स्टेट का, उसमें एक आधा चैप्टर भी पेंडिंग है, और जो पीवाईक्यू है वो अपने को कल जो है निपटाने, तो वो हम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि परसों से फिर हम लोग जो है मतलब कल अपना सब पैकअप हो जाएगा, और परसों से फिर हम लोग जो लग जाएंगे अपनी मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। और 16 तारीख तक मॉक टेस्ट करेंगे, डेली का एक करेंगे, ओके। और फिर आप फ्री एकदम, मतलब 15 तक, ठीक है ना जी। तो आओ आज हम क्या करेंगे, आज अकाउंट्स के 2012 से 2018 के जो पीवाईक्यू उसको डिस्कस करेंगे एक वीडियो, और अगली वीडियो के अंदर 2019 से 2024 के जो पीवाईक्यू है उनको करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम टोटल मिला के 142 क्वेश्चन करेंगे। आज की जो वीडियो ना इसमें 142 एमसीक्यूज को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो बारी बारी रिपीट हुए उनको मैंने जो हटा दिए, ओके। तो मोटा मोटी 142 क्वेश्चन अपने को आज करने हैं, और आज का जो है वो सेशन इसके अंदर जो क्वेश्चन कवर होंगे वो है 2012 से लेकर के 2018, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर जो सेकंड होगा उसके अंदर हम 2019 से 2024 के पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे, ओके जी। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं, ये जो भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, प्लस में रिवीजन सीरीज, उस सबके लिए हम लोगों ने एक रिवीजन बैच जो लॉन्च किया है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो हमारा रिवीजन बैच है, जिसके अंदर आपको जो है वो मिलने वाला है क्या, आपके एग्जाम तक के लिए जो है वो पीवाईक्यू मिलेंगे, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे हर यूनिट के लगभग 500 क्वेश्चन तो है ही, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। साथ में आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, यूनिट वाइज भी, चैप्टर वाइज भी, और साथ में आपको पूरा कंटेंट का जो वीडियोस है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर बैच जो लॉन्च किया हुआ है, ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो ले सकते हैं। और बाकी 6 तारीख से हम लोग जो नया सेशन शुरू करने वाले हैं, मतलब 10 दिनों के लिए हम जो 10 डेज के लिए 10 मॉक टेस्ट जो हम शुरू करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जो बच्चा एचपीएससी की तैयारी कर रहा है ना उसके लिए तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो आप उनको जरूर लगाना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ओके जी। चलो, अच्छा, वो जो रिवीजन बैच है आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिलेगा, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एक बार आप चेकआउट कर लेना, ठीक है जी। चलो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने आया, बोलता है
मैच करना आपको लिस्ट 1 आइटम को लिस्ट 2 के साथ में। सबसे पहला मेजरमेंट ऑफ इनकम, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इनकम को मेजर करेंगे मैच करके रेवेन्यू को किससे, एक्सपेंस। जब हम मैचिंग करते हैं रेवेन्यू को एक्सपेंस से तो ऐसा करके हम लोग जो इनकम को मेजर करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस की अगर बात करते हैं तो ये क्या, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, जिस साल का खर्चा उसी साल उसको जो है वो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। बेसिस ऑफ रियलाइजेशन जो है वो क्या, ये क्या है, जो रियलाइजेशन का जो बेस है ये है आपका रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, और उसके बाद में है आपका आइडेंटिफिकेशन रेवेन्यू कैसे करेंगे, एक्रू टू द इक्विटी ऑफ द ओनर। तो आंसर जो बनेगा इसका फर्स्ट का वो क्या बनेगा जी, आपका डी। ठीक है, चलिए आगे। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, और इनमें बताना है इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर करंट नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड रेंट ये तो हमारी एसेट है। इंटरेस्ट एक्रू एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। चलो जी, कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो इज द सम ऑफ, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, जब हम रॉ मटेरियल को जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश गुड्स में। तो ऐसा करने के लिए हमको जो है वो कुछ कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर जो है वो आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द फैक्ट्री ओवरहेड। और ऐसा करके हम लोग जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिनिश गुड्स में। तो आंसर क्या आएगा, बी। आगे, प्रीमियम जो रिसीव होता है किस पे, ऑन इशू ऑफ शेयर इज क्रेडिट टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू द P&L अकाउंट। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। मतलब जब आपने शेयर को क्या किया, इशू किया एट ए प्रीमियम पे, तो शेयर को प्रीमियम पे इशू करने पर जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलेगा, उस पैसे को हम लोग जो वो क्या करते हैं, हम उस पैसे को क्रेडिट करते हैं किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ना कि P&L अकाउंट में। बिल्कुल, क्योंकि रीजनिंग दे रखी है। जब कभी भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, पहले असर्शन पढ़ो, उसके बाद आप फिर यहां पे लगाओ बिकॉज। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर उसका क्या रीजन दे रखा होता है। तो बोलता है प्रीमियम जो रिसीव होता है ना, शेयर को इशू करने पर जो आपको प्रीमियम मिला, उसको हम जो है वो एक सेपरेट अकाउंट बोलते हैं, सिक्योर शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ना कि P&L अकाउंट में। क्योंकि बिकॉज सिंस शेयर प्रीमियम इज नॉट ए ट्रेडिंग प्रॉफिट, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर। क्योंकि शेयर प्रीमियम जो है वो आपका एक ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, इसलिए, और वो जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोले तो सी। अच्छा जी, कंसीडर द फॉलोइंग, इसको कंसीडर करो और अरेंज करो इन रेशियो को इन द सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो जो सबसे लिक्विड है वो सबसे क्या आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको दे रखा है करंट रेशियो, सुपर क्विक रेशियो और आपका बेसिक डिफेंसिव एंड द इंटरवल रेशियो। तो यहां पे हम किस तरीके से जो है वो करेंगे इसको, अगर अपने को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जो है वो लगाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो वो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे जो डेली रेशियो है वो कौन सी है आपका इसके अंदर, देखो ये सारी की सारी रेशियो कौन सी है, इनको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जो बेसिकली ये बताएगा कि क्या एक फर्म जो अपनी करंट लायबिलिटी का टाइमली बेसिस से भुगतान करने में एबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग जो वो क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो यहां पे मैचिंग जो वो कैसे करेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने को जो वो क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे यहां पे जो हम क्या करेंगे, जो आपका करंट रेशियो है ये तो आना चाहिए क्या, कहां पे, वैसे करंट रेशियो अगर लिक्विडिटी के हिसाब से करें तो सबसे कम लिक्विड जो वो क्या, करंट रेशियो, तो कैसा 2। उसके बाद में फिर क्या, इससे ऊपर होती है क्या, क्विक रेशियो 4। इससे ऊपर जो है वो क्या होती है आपका सुपर क्विक रेशियो, जिसको एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो बोलते हैं 3। और फिर बेसिक डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, ठीक है 1। अब आपको कैसे बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, और डिसेंडिंग में करना है तो इसका अपोजिट कर देंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 4 2, बोले तो ए। तो आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ए। ठीक है ना, तो क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आंसर क्या बनेगा, 1 3 4 2। ठीक है ना, चलिए आगे। बोलता है अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो दे रखे कितना आपका 10,000, नेट परचेज है कितने 70,000 के, वेजेस है 2,500 के, कैरेज इनवर्ड है कितना 500, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बतानी है, बोलते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको जो है यहाँ पे बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ले लो, ठीक है, इसमें परचेज को ऐड करेंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, इनको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 70 और 10 80, 80 और 3,000 कितना हो गया 83,000, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, 15,000 को। तो 83 में से अगर 83 में से 15 अगर माइनस हो गए तो कितने बचे, 68। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 68। तो यहां पे करके दिखा रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, इसमें से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो आंसर आएगा 68,000। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका ट्रू है। सबसे पहला बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज। नहीं, ये बात सही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट, ये भी बात सही नहीं है। दोनों अफेक्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न इनडायरेक्टली, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि देखो रेवेन्यू नेचर तो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कैसे, रेवेन्यू
नेचर की जो भी एक्सपेंस है ना, उनसे आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कम होता है, ठीक है, क्योंकि पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। ओके, तो आपका प्रॉफिट जो डायरेक्टली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, इनको हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आगे, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला, बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस बट नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो होता है ना बिजनेस का अपने ओनर के साथ में इशू ऑन द बैलेंस शीट, ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जो वो क्या शो करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल को शो किया जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, पीरियड ऑफ टाइम का नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। आगे, एक्स वाई पार्टनर एक फॉर्म के अंदर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, जेड आ गया 1/3 के लिए, व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर जो न्यू पार्टनर आया उसका अगर आपको रेशियो दे रखा है तो हम कैसे करेंगे, लेट टोटल शेयर जो वो कितना, वो टोटल शेयर है मान लो आपका 1, जेड का शेयर कितना 1/3, तो रिमेनिंग जो बच गया वो कितना बच गया 1 - 1/3, तो इसका मतलब 2/3। अब ये 2/3 को जो है वो ओल्ड पार्टनर जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, ओल्ड रेशियो, बोलते 2:1 में, तो 2:1 में, तो दो एक्स को क्या मिलेगा 2/3 का 2/3, और वाई को क्या मिलेगा 2/3 का 1/3। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 4/9 2/9 और ये आ गया 3/9, इसका सोल्व करेंगे आंसर आएगा 4:2:3, 4:2:3 सी। आगे बोलता सिंकिंग फंड जो है वो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता सिंकिंग फंड जो है वो क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट पी&एल अकाउंट। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जब भी सिंकिंग फंड बनाते हैं तो पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है सिंकिंग फंड को क्रिएट किया जाता है क्या करने के लिए, फॉर रीपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आगे मैचिंग करना आपको, गुडविल ऑफ द कंपनी जो है वो क्या फिक्स एसेट है। ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी है। प्रीमियम एक्सपेंस की बात करें फिक्टिशियस एसेट है, और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो है वो क्या रिजर्व एंड सरप्लस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा ए। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस किसका, और द फॉलोइंग एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्या करते हो प्रिपेयर करते हो तो सीक्वेंस है वो क्या रहती है, सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री 2, एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद में अब अगला काम क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे, पी&एल अकाउंट, और फिर लास्ट में क्या बनेगी, बैलेंस शीट। तो आंसर क्या बनेगा 2143 सी। Which one of the following concept is used as fund in the preparation of the fund flow statement? इनमें से किस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो क्या करते हैं यूज करते हैं एज ए फंड के तौर पे इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो उसके अंदर हम लोग करंट एसेट को लेके चलते हैं क्या, नहीं, फंड का मतलब यहां पे बेसिकली क्या होता है आपका वर्किंग कैपिटल। तो आंसर क्या आएगा बी। विंडो ड्रेसिंग जो प्रोहिबिटेड है, मतलब विंडो ड्रेसिंग के ऊपर रोक लगी है, क्यों, ड्यू टू विंडो ड्रेसिंग से आप क्या करते हो, आप फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है ना आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उनको आप जो थोड़ा सा अलग मॉडिफाई कर लेते हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है जो आपका डिस्क्लोजर है ना, जो प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, जो फुल डिस्क्लोजर था वो कहीं ना कहीं क्या होता है डिस्टर्ब होता है। तो बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, इसीलिए विंडो ड्रेसिंग को क्या करता है प्रोहिबिट कर दिया। तो विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। आगे बोलता रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द टूल है जिसको हम लगाते हैं टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंसर्न। मतलब रेशियो एनालिसिस को हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, ठीक है। तो बोलता है रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल है, मतलब एक टूल है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अलग अलग रेशियोज होती है, उससे अपने पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशंस के बारे में, इन सब के बारे में, ठीक है। और फिर पता है बिकॉज रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि रेशियो एनालिसिस जो है वो सिर्फ कोई एक अकेली टेक्निक नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए, वो ओनली एक क्या है टूल है बस। ये बात भी क्या करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा ए। असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे विच द फॉलोइंग रिलेट्स टू द मेजर ऑफ द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंसर्न, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर अपने को जाननी तो कहां से पता चलेगा, ठीक है। तो मतलब इनमें से कौन सा तरीका है जिसके जो क्या है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, क्या फाइनेंशियली आप इसको जान सकते हैं, नहीं, तो ये नॉन फाइनेंशियल है। बिजनेस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या आप जान सकते हैं, नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो ये आपका क्या होता है कि हम जो है वो औरों से क्या मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर कमाते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है ना, ईवीओ उसको बोलते हैं। तो ये तो आपका क्या है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब ये आपका एक तरीका है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने का, तो ये इसका पार्ट नहीं है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर एक मतलब लर्निंग कर्व जो है उसके
माध्यम से हम ये देखते हैं कि फर्म जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट कर रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1, 2 एंड 4, बोल दो डी। कंसीडर द फॉलोइंग पार्टी, ठीक है, और इसके बेस पर अरेंज करना है इन द सीक्वेंस इन द इवेंट ऑफ द डिसोल्यूशन द फर्म। तो फर्म जब डिसोल्व होती है तो इनको पेमेंट कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है पेमेंट होगा किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड को, उसके बाद में पार्टनर जिसने क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, और उसके बाद में जो बचेगा तो वो दिया जाएगा पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आंसर जो बनेगा 17 का वो क्या बनेगा, बी। आगे बोलते अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट अगर कोई कमाते हैं प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसको हम ट्रीट करते हैं क्या, उसको ट्रीट करते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। वो कैपिटल प्रॉफिट है, उसको ट्रांसफर करते हैं कहां पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है बाय किसके द्वारा, बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा। तो बोलते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो है उसको कौन बनाती है, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो बनाती है बेसिकली, जो इनको एनपीओ जनरली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो बेसिकली एक समरी है किसका, एक्चुअल कैश रिसिप्टेंट पेमेंट का ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न सच एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्लब हो गया, सोसाइटी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये रिकॉर्ड करते हैं ऑल कैश ट्रांजैक्शंस को, चाहे वो कैपिटल चाहे रेवेन्यू इन नेचर हो, बट डज नॉट अकाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंस। आगे ओनर की इक्विटी वो क्या होती है, तो ओनर इक्विटी स्टैंड फॉर द, जब टोटल एसेट में से माइनस करते हैं टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी को, तो वो आएगा ओनर इक्विटी। तो ये आपका अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वही उसी की बात हो रही है। आगे व्हेन द डेट टर्नओवर रेशियो जो है वो कितना 4 है, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो अगर डेट टर्नओवर रेशियो जो है वो कितना 4 है, तो 4 बार जो है वो डेटर से अपने को जो है क्या पैसा रिसीव होता है, तो कितने कितने दिनों में पैसा रिसीव हो रहा है। तो अगर डेट टर्नओवर रेशियो 4 है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे होगा, टोटल पूरे साल में कितने महीने हैं 12, 4 बार पैसा रिसीव हो रहा है, तो हर 3-3 महीने के अंदर आपको पैसा रिसीव हो रहा है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आएगा वो क्या आएगा 3। तो ये कैसे निकालते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 12 मंथ अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। अगर ये मंथ में निकालना है तो 12 को डिवाइड करेंगे, और अगर डेज में निकालना है तो 360 या 365, और अगर वीक में निकालना है तो 52। आगे विच द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू द सोर्स ऑफ फंड, इनमें से कौन सा जो है वो क्या सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट को क्या करते हैं इंक्रीज करेंगे तो इससे जो वो ये सोर्स ऑफ फंड है, नहीं। डिक्रीज इन करंट एसेट, यस, क्योंकि अगर आप करंट एसेट को डिक्रीज करेंगे, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब अपने को कैश जो है वो क्या हो रहा है रियलाइज हो रहा है, तो ये आपका सोर्स ऑफ फंड है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यस, ये भी आपका सोर्स ऑफ फंड है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये आपका जो है वो क्या एप्लीकेशन है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 2 एंड 3, ठीक है। बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन जो वो क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। आगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर टू ओनली इवेंट विच आर कंसर्न्ड विद बिजनेस फर्म, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है आपका। फिर बोलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात भी एकदम करेक्ट। आंसर क्या आएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। बोलता है एक्टिविटी रेशियो शो वेयर द कंपनी इज गोइंग, एक्टिविटी रेशियो बताती है कि कंपनी कहां पे जा रही है, ये बात करेक्ट है। और बैलेंस शीट रेशियो शो करती है हाउ द कंपनी स्टैंड, ये बात भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एनपीओ का वो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, वो क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू इनकम को एंड एक्सपेंस को फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड, सिंस इट डील विद द टेम्परेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड डज नॉट कैरी बैलेंस फॉरवर्ड, इट इज क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट। Which of the following statement is correct? सबसे पहला इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है, इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड द वर्किंग प्रोग्रेस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। इन्वेंट्री पार्ट है वर्किंग कैपिटल का, ये भी सही है। इन्वेंट्री के अंदर वो गुड्स भी आती है विच आर लाइकली टू बी परचेज, जिसको हम फ्यूचर में परचेज करने वाले हैं, नहीं, जो परचेज कर चुके हैं वो पार्ट है किसका इन्वेंट्री का। तो आंसर जो आएगा वो है 1 and 2 ओनली। अगर करंट एसेट 2:1 है और वर्किंग कैपिटल कितनी है 60,000 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, तो करंट एसेट की वैल्यू बताओ। देखो करंट एसेट कितनी है 2:1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी करंट एसेट है, ठीक है, मतलब करंट एसेट 2:1 है, और ये आपकी क्या करंट लायबिलिटी है। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो यहां पे कितनी होगी, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या 1, वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं किसका करंट रेशियो, तो देखो ये किस तरीके से किया, तो करंट एसेट इज इक्वल टू इनटू करंट लायबिलिटी, मतलब 2 टाइम्स है। वर्किंग कैपिटल यहां पे क्या आ गया 1 है, तो ये x जो है वो क्या वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट जो है वो कितनी है 2 इंटू में 60,000, तो बोलते हो 1,20,000। आगे बोलता है इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ, तो अगर कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने जो क्या कहते हैं पे कर दिया टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज से लेके प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, तो ये क्या है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो किसी भी एसेट को जब हम परचेज करते हैं उसके परचेज के टाइम पे जो भी उसका खर्चा लगता है तो उसको उसकी वैल्यू के अंदर कैपिटलाइज करते हैं।
आगे एबीसी लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए का 1 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी को डिसाइड किया कि वो अलॉट करेंगे 10,000 शेयर, क्रेडिट इज फुली पेड टू द प्रोमोटर को ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विस, फ्री में दे दिया। व्हिच अकाउंट शुड बी डेबिटेड इनटू द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो वो क्या है गुडविल अकाउंट, एंट्री का गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सी इन द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, बोल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंदर रिडक्शन ऑफ कैपिटल में टेक द फॉर्म ऑफ, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है वो कैसे होती है, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट टू एनी अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, बिल्कुल जो अनपेड अमाउंट मतलब 10 रुपए का शेयर था और आपने शेयर पे मांगे थे, बाकी 4 अभी क्या था होल्ड अप थे, तो आपने इसको क्या कर दिया वो कर दिया वेव कर दिया कि ये अब आपको देने की जरूरत नहीं है और शेयर को जो है वो 6 रुपए का ही बना दिया, तो ये भी एक तरीका है। पे ऑफ करना एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज एक्सेस टू द रिक्वायरमेंट, जो मतलब अपनी ही कैपिटल को क्या कर दिया अपने शेयर होल्डर को वापस कर दिया, ये भी तरीका है। कैंसिल करना एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट, ये भी बात सही है, तो आंसर क्या है डी। ये तीनों के तीनों तरीके, इनके माध्यम से हम लोग जो है वो कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। While determining the normal rate of return, जब हम डिटरमाइन करते हैं क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर इन मार्केट वैल्यू मेथड, तो विच द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, इसको लर्न कर लेना। वैसे अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर अपने सिलेबस में अब नहीं आता, पहले था अब नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इसको एक बार जो है वो आप देख लेना कि जब कभी भी हम डिटरमाइन करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इन द मार्केट वैल्यू मेथड, तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं, तो डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड इसको भी लेके चलते हैं। जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ऑन गिल्ट एज सिक्योरिटी, गिल्ट एज मतलब जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं गिल्ट एज, इसको भी कंसीडर करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको भी कंसीडर करते हैं, तो आंसर क्या आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। मास्टर बजट जो है वो क्या होता है, तो मास्टर बजट को हम बेसिकली जो बोलते हैं क्या समरी बजट, तो मास्टर बजट जो वो क्या एक क्या है समरी बजट है। तो मास्टर बजट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान है दैट जो कंसोलिडेट करता है ऑल इंडिविजुअल बजट को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एफिशिएंसी रेशियो, इनमें से कौन सी जो वो आती है किसमें एफिशिएंसी रेशियो में, एवरेज कलेक्शन पीरियड यस, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो यस, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो यस, आंसर क्या है डी ऑल ऑफ द अबव। मैचिंग करना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये क्या है आपका, ये आता है किसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो क्या है आपका, जो डेफर्ड टैक्स एसेट है ये आपके आएगा बैलेंस शीट के अंदर, डेफर्ड टैक्स मतलब बैलेंस शीट में, ठीक है। 3 एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी कहां पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, और जो इंपेयरमेंट लॉस होता है ये होता है फिक्स एसेट। देखो अगर फिक्स एसेट पे जो नॉर्मल वियर एंड टियर का जो आपका एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और अगर फिक्स एसेट जो है वो ड्रास्टिकली उसकी वैल्यू को रिड्यूस होगी उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा 37 का वो क्या बनेगा सी। आगे मैचिंग करना है। अर्निंग एबिलिटी ऑफ द फर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये बताएगा कौन, पीवी रेशियो। कंजर्वेटिज्म अप्रोच जो है ये क्या है, प्रूडेंस, जिसमें हम क्या कहते हैं जितने भी फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस है उनका आज ही हम क्या करेंगे सब ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है। कैश प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको आइडिया जो है वो लग सकता है। और कैश एंड एक्रूवल ये क्या है, ये बेस है किसका, अकाउंटिंग का, तो आंसर जो बनेगा 38 का वो क्या बनेगा ए। बोलता है ओनली द रेलिवेंट कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ओनली रेलिवेंट कॉस्ट को लेके चलेंगे, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो, जो रेलिवेंट है जो प्रोजेक्ट की वजह से लग रही है, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है ऑल वेरिएबल कॉस्ट है वो तो रेलिवेंट कॉस्ट है, ऑल फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट, नहीं ये बात सही नहीं है। ये बात ठीक है कि वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी रेलिवेंट है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो प्रोजेक्ट की वजह से लगती है, तो क्या वो रेलिवेंट नहीं है, वो भी रेलिवेंट है, तो ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा, बोथ आंसर ओनली ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बी। आगे जो वेरिएंस एनालिसिस है उसको किया जाता है फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट, तो वेरिएंस एनालिसिस को करते हैं क्या करने के लिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, ये बात एकदम सही है क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये बात सही है कि फ्यूचर कॉस्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं किसी बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, लेकिन ये इसका कोई रीजन नहीं है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है बट रीजनिंग इज नॉट द रीजन फॉर ए, बी। When a partnership is dissolved, जब ये पार्टनरशिप क्या डिसॉल्व होती है and the following claim need to be met out piecemeal of the cash release, what is the correct sequence in which these claim have to be met? तो करंट सीक्वेंस जो वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन का सी, उसके बाद में फिर पेमेंट किया जाएगा आउटसाइडर क्लेम का डी, फिर इसके बाद में हम जो भी पार्टनर का लोन है उसका हम पेमेंट करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंस है पार्टनर्स के उसको हम पे आउट करेंगे। तो हमसे क्या आएगा सी डी बी और ए, सी डी ए बी, तो आंसर बोले तो ए। इन प्रैक्टिस अकाउंटेंट कंसीडर करते हैं रेवेन्यू को फ्रॉम सेल इफ ए ट्रांजैक्शन मीट द फॉलोइंग कंडीशन, बोलते हैं एक्चुअल के अंदर जो अकाउंटेंट ना वो कंसीडर करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल
अगर ट्रांजैक्शन जो है वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। सबसे पहला, सेलर हैज पास द लीगल और इकोनॉमिक ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ये बात सही है। दूसरा, सेलर एंड द बायर हैव एग्री ऑन द प्राइस, मतलब प्राइस के ऊपर उनका एग्रीमेंट हो गया हो, यस, मतलब प्राइस फिक्स हो गया हो, यस। बायर हैज पेड द प्राइस फॉर द गुड्स और इट इज सर्टेन दैट ही विल पे द प्राइस, यस। आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों की तीनों कंडीशन पूरी होगी तो उस टाइम पे हम लोग जो वो क्या कंसीडर करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल, अगर एक ट्रांजेक्शन ये इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा करती है। एक मिनट, मेन डिफरेंस जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, वो लाई करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ किसका, फिक्स ओवरहेड, किसके, फिक्स ओवरहेड। क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें वेरिएबल के साथ में हम लोग जो फिक्स ओवरहेड है उसके भी ट्रीटमेंट को लेकर चलते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, इन दोनों में जो मेन जो फर्क है ना वो किसकी वजह से, फिक्स ओवरहेड की वजह से, ठीक है। तो बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग कंसीडर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट, जबकि फिक्स कॉस्ट आर ट्रीट एज अ पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज डायरेक्टली इन द P&L अकाउंट। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑन द अदर हैंड ये इंक्लूड करता है बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट को इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग फिक्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस। Which of the following item is not an appropriation of profit for a limited company? इनमें से कौन सा appropriation नहीं है, इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन नहीं है इसका मतलब क्या है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। मतलब वो जो P&L अकाउंट के कहां आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, उसको चार्ज बोलते हैं। तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे जो भी आइटम आती है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो बोलता है इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉर्पोरेट टैक्स पेबल, ये कब आएगा, सब एप्रोप्रिएशन होने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, तो ये इसका ये नहीं आता, ठीक है। ऑर्डिनरी डिविडेंड टैक्स पेबल, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेबल, तो ये भी आपका जो है वो क्या, एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट, ये डिवेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट जो होता है तो ये क्या है आपका, तो ये आपका चार्ज है। तो कौन सा एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो वो है आपका सी, डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल, डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी आपका क्या, एप्रोप्रिएशन है। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करती है ट्रू एंड फेयर व्यू, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करेगी अगर इफ इट इज फ्री फ्रॉम एनी मेटेरियल एरर एंड बायस, बिल्कुल सही बात है। इफ इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपने फॉलो करी हो एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस। इफ इट इज प्रिस्क्राइब इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर और इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इट इज प्रिपेयर्ड इन एनी मैनर दैट फैसिलिटेट्स द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, यस। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करेंगी अगर ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये इफ इट कंफर्म ऑल द अबव ए बी सी, तो आंसर क्या आएगा, डी। Which of the formula is used to calculate the absolute liquid ratio? इनमें से किस फॉर्मूला को यूज करते हैं, क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो को। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, सी। एक कंपनी ने सेल किया अपना प्रोडक्ट 15 रुपए पर यूनिट पे, अगर इफ इन ए पीरियड इफ इट इज प्रोड्यूस एंड सेल 8000 यूनिट, अगर वो 8000 यूनिट बेचती है तो उसका लॉस होता है 5 रुपए पर यूनिट का, ठीक है। अगर उसका वॉल्यूम को वो बढ़ा के 8000 से बढ़ा के कितना कर दे, 20000, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 4 रुपए प्रॉफिट होगा, 4 रुपए पर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट बताना आपको कितनी होगी, तो देखो यहां पे इसको समझो, टोटल कॉस्ट जो है 8 रुपए पे 8, अगर 8000 यूनिट हम बेचते हैं तो अपने टोटल कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है 15 और लॉस कितना हो रहा है 5, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे है, 15 और 5 कितना हो गया 20, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो कितने में बिक रही है, ये हो रहा है अपना 1,60,000। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, 1,60 है, तभी तो अपने को क्या हो रहा है, 5 रुपए का लॉस हो रहा है ना, 8 पंजे 40,000 का लॉस हो रहा है अपने को, ठीक है ना। तो अपनी जो टोटल कॉस्ट है, इसका मतलब ये है कि अपनी जो टोटल कॉस्ट आ रही है 8,000 क्वांटिटी पे, वो कितनी आ रही है 1,60। अब 20,000 पे जो कितनी आएगी, तो देखो सेलिंग प्राइस 20,000 पे कितना है 15 रुपए, ठीक है। और प्रॉफिट जो अब हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 रुपए का, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी, वो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 11 रुपए के हिसाब से कितना, 2,20,000। तो आप ये देखो कि कॉस्ट कितनी बढ़ी, 1,60 से 2,20, तो मतलब कितनी बढ़ी, 60,000 कॉस्ट बढ़ी। और कितनी यूनिट जो है कितनी बढ़ेगी, 8,000 से जो है वो यूनिट कितनी होगी 20,000, तो मतलब 12। तो आपका चेंज इन कॉस्ट कितना है 60,000 और चेंज इन यूनिट कितना है 12,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे निकलेगा, 60,000 डिवाइड में 12 कितना, 5 रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा वो कितना आएगा, 5 रुपए, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 5। तो देखो पहले एक बार देख लो, अगर एक कंपनी जो है, दो सिचुएशन है यहाँ पे, कंपनी सेल करती है अपना प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना 15 रुपए पर यूनिट, और यहाँ पे जो क्वांटिटी वो बेचती है वो कितनी है 8,000, और यहाँ पे जो लॉस होता है वो कितना होता है 5 रुपए का। तो इसका मतलब अपने को 5 का लॉस है, 15 रुपए का सामान बेच के भी 5 का लॉस हो रहा है। तो मतलब अपनी कॉस्ट कितनी आ रही होगी, कॉस्ट हमारी कहीं ना कहीं 20 रुपए आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, बताओ
यस सर 20 रुपए बिल्कुल आ रही होगी। तो 8000 क्वांटिटी की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 20 रुपए के हिसाब से 1,60,000। कितनी 1,60। ठीक है, अब बोलता है अगर वॉल्यूम को बढ़ा देंगे कितना 20,000। ठीक है, तो मतलब अब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है अभी भी 15, और लेकिन जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाए 20,000। ठीक है, तो यहां पे अपने को प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 4 का, तो यहां पे लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाएगा कितना 4 का। तो अब 20,000 की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, अगर हम ये देखें तो मतलब 15 में से माइनस कर दो 4 तो रहेगी कितने 11। यहां पे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, तो 15 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना 11, और 11 इंटू में 2 20 करता 11 इंटू में 20,000 करता तो कितना आ गया 2,20,000। तो देखो यहां पे आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया 8,000 से 20,000, बोले तो 12,000 का चेंज आया, और कॉस्ट में कितना चेंज आया 1,60 से 2,20 बोल दो 60,000 का। तो इसका मतलब आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 60,000 भाग में 12,000, तो कितनी होगी 5 रुपए। ठीक है ना, चलो आगे। विच द फॉलोइंग इज अ सब वेरिएंस ऑफ द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो इनमें से कौन सा सब वेरिएंस है। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी के जो सब वेरिएंस है वो कौन सा है आइडल टाइम वेरिएंस, यस। लेबर मिक्स वेरिएंस, यस। लेबर यील्ड वेरिएंस, यस। आंसर क्या है डी ऑल ऑफ द अबव। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली जो वो ये बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले जो भी लॉसेस है उनकी अकाउंटिंग आज ही कर लेना, और फ्यूचर में होने वाले जो गेन है वो तभी उनकी अकाउंटिंग तभी करेंगे जो वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाएंगे। तो बोलता है इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल, तो वो है टेक केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनमें से कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सैलरी ऑफ एमडी, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट लोन। इंटरेस्ट लोन आपका जो है वो क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे 3:2 के अंदर, उनकी बुक शो करते हैं कि गुडविल पड़ी हुई कितने 3,000 की। सी आ गया 1/4 शेयर के लिए और वो लेके आया 10,000 रुपए एज ए कैपिटल का, लेकिन वो अपने हिस्से की 3,000 रुपए की गुडविल जो लेके नहीं आया, तो आप बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अगर नया पार्टनर जब भी कभी एंटर होता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आएगा, लेकिन अगर वो कैश के अंदर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाता तो उसकी क्या करेंगे कैपिटल से ले लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री जो क्या करेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी, तो आंसर जो आएगा वो क्या सी कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा डेबिट 3,000 से। आगे, इंप्रूवमेंट ऑफ पीवी रेशियो कैन बी डन, अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अगर आपने क्या करना है इंप्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100। ठीक है, तो अगर पीवी रेशियो आपने क्या करना है इंप्रूव करना है, ठीक है, प्रॉफिट को अगर बढ़ाना तो क्या करो सेलिंग प्राइस को इंप्रूव करके सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके हम लोग क्या पीवी रेशियो बढ़ा सकते हैं क्या, हाँ ये बात एकदम क्या सही है। सेल्स मिक्सचर को ऑल्टर करके भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर रिड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उससे भी पीवी रेशियो बढ़ जाएगा, यस। आंसर क्या है डी ऑल ऑफ द अबव। अगर बोनस शेयर को इश्यू करता है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से तो फिर इट विल हैव, तो इसका जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सटेंडेड विच कैन बी अटेन अंडर द मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। Which the following ratio are taken into consideration by a banker before sanctioning the loan, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब कभी बैंकर आपको जो है वो लोन क्या करेगा सैंक्शन करेगा तो वो किस रेशियो को जो है इनमें से कौन सी रेशियो को वो कंसीडर करेगा। देखो वैसे तो जब भी बैंकर लोन प्रोवाइड करता है तो वो हर रेशियो देखता है, जनरली ऊपर ऊपर से तो सारे रेशियो देगा, लेकिन सबसे जो मेन रेशियो उसके लिए होती है वो आपका डेट इक्विटी रेशियो। वो ये देखता है कि जो लोन अमाउंट में दे रहा हूं वो उस पे कोई रिस्क तो नहीं है, मतलब मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो वो डिपेंड करते हैं किस पे डेट इक्विटी रेशियो पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है ना जिसको एक बैंकर जो कंसीडर करके ही आपके लोन को सैंक्शन करेगा वो आपका डेट इक्विटी रेशियो, कि आपकी फर्म के अंदर जो टोटल एसेट है उसमें कितना पोर्शन डेट का और कितना पोर्शन इक्विटी का। जितना रेशियो कम रहेगा उतना पोजीशन क्या रहेगी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट वन द लिस्ट टू, सबसे पहला जीरो बेस बस्टिंग, इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर खर्चे का जो है वो अपने पास में क्या रिकॉर्ड होता है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो है वो राइज होता है जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है ये होती है इंटरली कंस्ट्रक्शन में, और बेसिक या डाइल्यूटेड जो है वो क्या होता है ईपीएस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा डी। Dividend paid out of the pre-acquisition profit by the subsidiary company to the holding company is deducted from the cost of investment, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि फिर रीजन में बोलता है डिविडेंड पेड आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय द सब्सिडियरी कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द होल्डिंग कंपनी, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है।
बोलते हैं इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो वो क्या होती है बढ़ेगी तो उससे जो वो क्या होगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये बात एकदम सही है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस हो जाएगा। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देखो इसमें हम करते कैसे हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसका फॉर्मूला जो वो क्या होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक जो वो क्या होगा ज्यादा होगा ना तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या आएगा कम आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या सही है। आगे ए एक पार्टनर फर्म के अंदर वो 500 रुपए रेगुलरली जो विड्रॉ करता है कब 1/6 ऑफ एवरी मंथ, सॉरी 16 तारीख को, हर महीने की 16 तारीख को निकालता मतलब मिड में निकालता है। ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द गिवन रेट इन द ईयर ऑन 6000 रुपए के ऊपर जो है मतलब 500 रुपए हर महीने निकाल रहा है तो 12 महीने में 6000, तो उसको जो है वो ब्याज कितने महीने का पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर महीने के मिड में कर रहा है तो पहली जो ड्रॉइंग करी होगी ठीक है तो उसको उसने यूज किया, यहां पहली जो ड्रॉइंग है उसको उसने यूज किया यहां से यहां तक कितना 11.5 महीने और आखिरी ड्रॉइंग को आधा महीना 0.5। तो कैसे करते हैं 11.5 प्लस में 0.5 अपॉन में 2 बोल तो 12 भाग में 2 बोल तो 6, तो 6 महीने का उसको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो एक्सटेंड करते हैं मतलब फर्दर आपने कोई खर्चा कर दिया जिससे क्या हो गया यूजफुल लाइफ जो है ना एसेट की वो बढ़ गई। ठीक है, इंप्रूव हुई क्वालिटी ऑफ द आउटपुट और रिड्यूस हुआ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द एक्जिस्टिंग एसेट बियॉन्ड देयर ओरिजिनली एस्टिमेट लेवल, उसको वो सब जो है वो क्या है दिस ऑल आर नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो एक एसेट की यूजफुल लाइफ को क्या करते इंक्रीज कर दे तो वो रेवेन्यू नहीं, उसको एसेट की वैल्यू के अंदर ही हम जो है वो जोड़ देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो यूजफुल है किसके लिए, तो बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूजफुल है आपके मेक और बाय के लिए। जी बिल्कुल, मेक और बाय में हम ये देखते हैं कि अगर बनाए तो कितना खर्चा आएगा, खरीदेंगे तो कितना खर्चा है। प्रॉफिट प्लानिंग के लिए यस, शटडाउन के लिए भी यस। आंसर क्या डी ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ द बजटरी कंट्रोल, इनमें से कौन सा बजटरी कंट्रोल का जो है वो फीचर नहीं है, तो बोलता है ए टूल फॉर मेजरमेंट कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक टूल है मेजरमेंट कंट्रोल का, ये तो बिल्कुल है। ये एक इंस्ट्रूमेंट डेलीगेशन अथॉरिटी का, यस। ये एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर इवैल्यूएट द ओवरऑल परफॉर्मेंस, यस। ये स्टेटमेंट ऑफ बजट फोरकास्ट का नहीं, तो आंसर जो आएगा वो क्या डी। डेट इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो क्या है 2:1 है, तो आपको बताना है यहां पे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर देखो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या इज इक्वल टू डेट अपॉन में इक्विटी। जितना डेट बढ़ेगा तो ये रेशियो बढ़ेगी, जितना इक्विटी बढ़ेगा तो ये रेशियो कम होगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या है 2:1। इसका मतलब अगर मान लो डेट जो है वो क्या है 2 टाइम्स है किसका इक्विटी का, तो अगर इक्विटी x है तो ये कितना है 2x है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो इश्यू ऑफ शेयर, अगर शेयर इश्यू करोगे तो उससे इक्विटी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका फर्स्ट का 2। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर डेटर से कैश रिसीव होगा तो डेटर जो है वो क्या करंट एसेट और कैश जो है वो भी करंट एसेट, तो एक करंट एसेट बढ़ेगी एक कम होगी, तो उससे जो है डेट इक्विटी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नो चेंज इन द रेशियो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर को क्या करोगे रिडीम करोगे तो उससे क्या होगा डिबेंचर रिडीम, इसका मतलब डेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, डेट अगर कम होगा तो रेशियो जो है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस द रेशियो। और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स को उधार पे आप क्या करोगे खरीदोगे तो उससे क्या होगा आपने गुड्स को उधार पे खरीद लिया तो आपकी करंट लायबिलिटी जो है वो क्या होगी बढ़ जाएगी। एक तरफ करंट लायबिलिटी बढ़ गया, एक तरफ करंट एसेट बढ़ गया क्योंकि स्टॉक बढ़ जाएगा, तो उससे भी आपके रेशियो में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। नो चेंज ऑन द रेशियो। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 66 का बी। आगे विच इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, इनमें से कौन सा बजटरी कंट्रोल की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो द बजट आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट व्हिच मे नॉट बी ट्रू, ये तो आपकी लिमिटेशन है। इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल कॉस्टली है, ये भी लिमिटेशन है। फिर बजट जो एक टूल है मैनेजमेंट का एंड नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी लिमिटेशन है। बजट डू नॉट पिन पॉइंट द लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। करंट रेशियो जो है क्या है 2.5 है, लिक्विड रेशियो जो है 1.5 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 है, तो आपको करंट एसेट बतानी है। आप देखो यहाँ पे करंट एसेट का फॉर्मूला जो है वो क्या, वैसे वर्किंग कैपिटल जो है कैसे निकालते हैं करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल जो है वो कैसे निकालते हैं इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। तो अगर ये 2.5 है तो इसका मतलब करंट एसेट जो 2.5 है और करंट लायबिलिटी जो है वो क्या 1, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे हो गया 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5। और वर्किंग कैपिटल जो है वो दे रखी कितनी 60,000। अगर वर्किंग कैपिटल जो है वो कितनी है 60,000 है, तो अब इसके बेस पर जो है वो आप निकाल लोगे क्या कि वर्किंग कैपिटल अगर जो है वो 60,000 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 60,000 डिवाइड में 1.5 तो कितना आ गया 40,000। तो ये हो गया आपकी करंट लायबिलिटी।
ठीक है 40,000, और वर्किंग और जो करंट एसेट है वो कितनी है इसका 2.5 गुना, तो बोले तो 1 लाख। तो आंसर क्या आएगा सी। ये निकाल के बता रखा है, एक बार देख लेना। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6-5-3 में ए एडमिट हो गया पार्टनरशिप में 1/8 शेयर के लिए। सैक्रिफाइस रेशियो बताओ। इफ नथिंग इज स्पेसिफाई, तो जो ओल्ड रेशियो वही क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 6-5-3। आगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है। टोटल एसेट टर्नओवर कितना है 3 टाइम। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 10%। टोटल एसेट कितनी है 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट बताओ। देखो अगर टोटल एसेट कितनी है 1 लाख है तो टर्नओवर कितनी होगी। टर्नओवर जो है वो टोटल एसेट का इनटू में टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब 1 लाख इनटू में 3 इज इक्वल टू 3 लाख। तो अगर टोटल टर्नओवर जो है, अगर आपकी सेल जो है वो कितनी है 3 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा 3 लाख का 10%, कितना हो गया 30,000। आगे मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर द फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट जो है वो बात करते हैं किसका कंजर्वेटिज्म का। When a firm is dissolved, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, प्रॉफिट या लॉस होता है ना ऑन रियलाइजेशन, उसका शेयर किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा किस रेशियो के अंदर, इन द रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयर रेशियो में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंप्यूट करते हैं ऐसे, तो बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू में कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले भी किया हुआ है, एक बार देख लेना, इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करते हैं कैसे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। यस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है ना इन सब्सिडियरी कंपनी में, उसको कंसीडर करते हैं क्या, तो ये क्या आपका कैपिटल प्रॉफिट है। बेसिक डिफरेंस जो है स्टैटिक बजट में और फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है। स्टैटिक बजट जो है वो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं किसका स्टैटिक बजट का, तो बोलता है स्टैटिक बजट जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल के लिए बनता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट है वो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल के लिए बनता है। तो बोलता है बेसिक जो डिफरेंस है स्टैटिक बजट में और फ्लेक्सिबल बजट में वो ये है कि फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल। जो फ्लेक्सिबल बजट है वो आप 2000 यूनिट के लिए भी बना सकते हो, 3000 के लिए भी बना सकते हो और 30,000 के लिए बना सकते हो। लेकिन जो आपका स्टैटिक बजट होता है ना, तो वो आपका एक पर्टिकुलर, अगर वो स्टैटिक बजट दे रखा 3000 क्वांटिटी का, तो वो 3000 क्वांटिटी के लिए ही बनेगा। तो बोलते हैं ए फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल विद इन रेलेवेंट रेंज बट स्टैटिक बजट इज बेस्ड ऑन वन स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ए रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो अगर वो जो है वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा। सेकंड, इन व्हाट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट आर शोन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे ऊपर जो क्या करते हैं करंट एसेट आती है, उसके बाद में क्या नॉन करंट एसेट आती है, और करंट एसेट में भी क्या लिक्विडिटी के तौर पे जो सबसे लिक्विड है वो सबसे ऊपर आती है। तो कैसे होता है, सबसे ऊपर जो है वो क्या आएगा, पहले कैश आएगा, कैश के बाद में फिर हम लोग जो लेके चलेंगे किसको, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स को, उसके बाद फिर आपकी आएगी इन्वेस्टमेंट और फिर आपका आएगा फर्नीचर एंड फिटिंग। तो आंसर जो बनेगा वो है 2143, बोल तो फर्स्ट। व्हेन ओपनिंग स्टॉक जो कितना 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 2,20,000। जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताओ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन में एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है यहां पे देखिए कितना 2,20,000 और एवरेज इन्वेंटरी निकालो 50 + 60 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना 55,000। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंटरी कितना आ गया 55,000 और तो यहां और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 220, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे 220 अपन में 55 कितना आएगा 4 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 6 टाइम, एवरेज स्टॉक है कितना 8,000, सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीपी, तो आपको जो है वो अमाउंट निकालने किसका जीपी का। तो देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना देखा 6 टाइम्स है, एवरेज स्टॉक कितना 8,000 है, सेलिंग प्राइस कितना है 25% अबव कॉस्ट है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बेस पर अपना जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी यहाँ पे कितना 48,000। ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 48,000 और सेलिंग प्राइस क्या है 25% अबव कॉस्ट है, तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 125, तो इसका मतलब जो है वो आपका जीपी जो है वो क्या रहेगा 25, तो इसका मतलब 48,000 का 25% अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो आएगा कितना 12,000। तो आंसर क्या आएगा 12। आगे बोलता है लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस कैन बी कैलकुलेट बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट ले लो माइनस में एक्चुअल वेज रेट इनटू में एक्चुअल आवर वर्क, बोल तो थर्ड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है कितना 80,000, प्रॉफिट है 20,000। ठीक है जी, फिर सेल दे रखी है 3 लाख। ठीक है,
और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100, यस प्रॉफिट दे रखा है 20,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000, तो पीवी रेशियो होगा कितना 25%, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल की अगर हम बात करते हैं रुपीस में, वो कैसे निकलती है, सेल माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो सेल कितनी है 3 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना 80,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितना आ गया 2,20,000। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कहता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में बीईपी, तो इसको हमने कर लिया, फिक्स कॉस्ट था कितना 25%, सॉरी पीवी रेशियो था 25%, फिक्स कॉस्ट निकालनी है और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस जो है वो कितना है 220 इंटू 100, तो 2,20,000 का 25% करेंगे तो आंसर आएगा कितना 55,000। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वो क्या है, तो वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ड्यूअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैचिंग करना है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इट रिलेट्स टू द इंपोर्टेंस ऑफ द जो मेटल आइटम है, तो ये इंपोर्टेंस की बात करता है, ठीक है। फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग जो है वो यहां पे क्या करते हैं, बात करते हैं तो ये क्या है, एन इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन द फर्म बीइंग बैंकरप्ट। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक नॉर्मल बेसिस है फॉर द अकाउंटिंग एसेट्स के लिए, ठीक है, मतलब जो भी एसेट्स है उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हिस्टोरिकल बेसिस पे। और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, द सेम अकाउंटिंग मेथड को हम जो लगातार पीरियड बाय पीरियड जो है फॉलो करते रहेंगे। ए तो 87 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। एक्स लिमिटेड हैज ए लिक्विड रेशियो है कितना 2:1। अगर स्टॉक जो है वो कितना 40,000 है और करंट लायबिलिटी कितनी 1 लाख है, तो करंट रेशियो बताओ कितना जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है कंप्यूट कर लेंगे। देखो करंट रेशियो जो कैसे निकलते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी या जी, तो लिक्विड रेशियो यहाँ पे जो है वो दे रखा है कितना 2:1 और करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख है, तो इसका मतलब लिक्विड एसेट जो कितनी आ गई 2 लाख और स्टॉक कितना है 40,000। तो करंट एसेट जो कैसे निकलती है, लिक्विड एसेट प्लस में स्टॉक प्लस में प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का जिक्र नहीं है तो बस स्टॉक ले लेंगे, तो इसको हमने जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया कितना करंट एसेट 240। अब 240 करंट एसेट है और 1 लाख जो है वो क्या करंट लायबिलिटी है, तो इसके बेस पे करंट रेशियो कैसे निकलेगा 2,40,000 और डिवाइड में 1 लाख, तो ये आएगा 2.4 टाइम्स। आगे कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऑफ द सेम फर्म, तो उसको बोलते हैं बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस जी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, यस, इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, यस। आंसर क्या है 4 ऑल ऑफ द अबव। बोलते इंडिकेट द करेक्ट कोड एज रिगार्ड द सोर्स ऑफ फंड फॉर द फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ये सोर्स नहीं है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स ऑफ फंड है। राइट ऑफ द इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट, ये भी आपका सोर्स ऑफ फंड है। इशू करना इक्विटी शेयर फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑफिस, ये नहीं है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट, यस, तो आंसर जो आएगा, क्योंकि ये भी आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं दोबारा से, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा इसमें 90 का वो क्या बनेगा सेकंड। Which of the following statement are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? सबसे पहला, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये बात एकदम करेक्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया था एसेट एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है किससे, आपकी बैलेंस शीट से, तो ये गलत है। गुडविल वास्टिंग एसेट है, नहीं, बैलेंस शीट जो है इसको प्रिपेयर किया था फॉर एसेट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये बात एकदम करेक्ट है। आंसर क्या है ए एंड डी। थर्ड, मैच करना है, डेट टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या एक्टिविटी रेशियो है। प्रोपर्टी रेशियो आपका जो है ये क्या आपका सोल्वेंसी रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और एसिड टेस्ट रेशियो आपका लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या थर्ड। आगे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल इज इनकेपेबल इन रिवीलिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि अकेली कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेस पर आप लोग जो फाइनेंशियल पोजीशन को जो है मेजर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज रीजन तर्क है, बिकॉज कैश एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वर्किंग कैपिटल का बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड फैक्ट ओनली। जी बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजनिंग करेक्ट है, असर्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर क्या बनेगा, असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए। मैच करना है, डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड डेट अपॉन इक्विटी। प्रोबेबिलिटी रेशियो की अगर बात करते हैं तो ये कैसे निकलता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवर रेशियो की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। और कैपिटल गेनिंग रेशियो जो है वो कैसे निकलता है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व अपॉन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या सेकंड।
आगे, राम और श्याम पार्टनर इन फॉर्म में विद कैपिटल देखिए 480 और 3,10,000 की। फिर एडमिट उन्होंने करा गणेश को 1/4 के लिए। गणेश 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, तो बताओ गणेश का शेयर गुडविल में क्या हुआ। तो यहाँ पे हिडन गुडविल है, अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो गणेश कितना कैपिटल लेके आया, 3 लाख का। ओवरऑल कैपिटल कितना होना चाहिए गणेश के बेस पर, 12 लाख की। और जबकि है कितनी, 480 310 और 3 मतलब 1190। तो इसका मतलब दोनों की कैपिटल में जो ये दोनों जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग 1,10,000। ये है आपकी टोटल हिडन गुडविल, ठीक है, हिडन गुडविल। और इसमें गणेश का जो शेयर है 1/4, तो 1,10,000 इंटू में 1/4 करेंगे तो ये आएगा 27,500। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपको बताने हैं। तो लीगल एक्सपेंस ये इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ लैंड, ये डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है। एक्सपेंस ऑन द मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन व्हाइल लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये एक बार हमने खर्चा कर दिया और इसका बेनिफिट हम जो है आगे 3-4 सालों तक लेंगे। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरी करता है एवरी ईयर अंडर किस में, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। इसमें हर साल जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, अलग अलग रहेगा। मैच करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो क्या है आपका, प्रोविजन है। लाइव स्टॉक फिक्स एसेट है। सन्डी डेटर जो है वो आपकी करंट एसेट है। और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अनसिक्योर्ड लोन, ये आपकी अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, फर्स्ट। एबीसी पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 4:3:2 में। वो उन्होंने एग्री किया कि वो डी को लेंगे 1/8 के लिए। व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, सिंपल सा है। लेट टोटल शेयर कितना 1, डी का शेयर 1/8, तो रिमेनिंग कितना हो जाए 7/8। अब इस 7/8 को एबीसी लेंगे 4:3:2 में, ठीक है। तो ए को क्या मिलेगा 7/8 का 4/9, बी को मिलेगा 7/8 का 3/9 और सी को मिलेगा 7/8 का 2/9। तो इसको हम कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 28, 21, 14, 9 सेकेंड। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेस पर आपको जो वो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट कितना, 80,000 पर ईयर, ठीक है। देखो सेल प्राइस दे रखा है कितना, 25 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12 रुपए, तो एक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है कि 3, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने आ गई 15। फिक्स कॉस्ट दे रखी है कितनी, 8 लाख, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर एक फर्म जो है वो 80,000 रुपए पर ईयर जो है वो क्या चाहती है, प्रॉफिट चाहती है, तो बताओ कितने यूनिट जो वो क्या करे, बेचे, ठीक है। तो देखो सेल कितना 25 और 15, तो इसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितनी बची, कंट्रीब्यूशन जो है कितना बचा 10, ठीक है। अब यहां पे अगर कंट्रीब्यूशन कितना है 10 है और आप क्या चाहते हो, अब इस मतलब इतना अपने को जो है वो क्या 80,000 का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि अपने फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और साथ में 80,000 का प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। तो मतलब हम क्या चाहते हैं कि 8 लाख तो एक अपने को कमाने हैं और 80,000 एक अपने को कमाने हैं, तो टोटल कमाने 8,80,000 और कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना 10 रुपए। तो आंसर जो आएगा कितना 8 लाख मतलब 88,000। तो टोटल 88,000 क्वांटिटी अगर हम बेचेंगे ना, तो फिर अपने को जो है वो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं 80,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करके दिखा रखा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाली कितना 10 रुपए आ गया, फिक्स को कितना 8 लाख। तो रिक्वायर्ड सेल वॉल्यूम अगर अपने को निकालना है टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट 80,000, तो कैसे करेंगे, टोटल फिक्स को कितनी है 8 लाख की, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 80,000 का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 8, तो 88,000 क्वांटिटी अगर हम बेचेंगे तो 80,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर जो है वो क्या होंगे कम होंगे, इसका मतलब जो है वो क्या हो गया, आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो इनफ्लो हुआ है आउटफ्लो, आउटफ्लो, तो ये आपका कैश इनफ्लो नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है किस प्रिंसिपल पे, तो इसका जो प्रिंसिपल वो है कि फॉर्मेट में देखने में तो ऐसा कंपनी सेपरेट है, लेकिन सब्सटेंस के अंदर कंपनी जो हो क्या 1 है। मैच करना है। एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विड रेशियो है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका एक्टिविटी रेशियो है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 4। फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू, मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं विद द किससे, परचेज प्राइस से, ये बात एकदम सही है। और अगर मान लो मार्जिनल कॉस्ट कम है तो हम क्या करेंगे, सामान को बनाएंगे, तो ये बात एकदम करेक्ट है। बोलता अगर मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द परचेज प्राइस तो इट शुड बी परचेज, तो उसको परचेज करेंगे। सर अगर कॉस्ट 100 रुपए आ रही है और परचेज प्राइस 120 है तो क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए, मतलब उसको परचेज करना चाहिए, बनाना चाहिए। और यहां पे उल्टा लिख रखा है, तो इसका मतलब असर्शन तो आपकी करेक्ट है और रीजनिंग आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड लेबर टाइम, इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या ट्रू है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट करता है टाइम इन आवर नीड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस, जी बिल्कुल। मैच करना है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये है आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोप्राइटर इज शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल को अलग से हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है वो ये बात करता है इन्वेंटरी को वैल्यू करना एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बात करते हैं क्या, रिकॉर्ड करेंगे पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या ये बोलता है, वैल्यू करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो 108 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। Which of the following is not true? इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है? When all the forfeited share are not reissue, अगर सभी शेयर को हम रीइश्यू नहीं करेंगे तो forfeited share account will also show a credit balance equal to the gain on the forfeiture of share not yet reissue। नहीं, ये बात गलत है। एक मिनट When all the forfeit share are not reissue, ठीक है, जब सभी आपने forfeit तो करे 100 शेयर और reissue जो है उसमें करे 20, तो इसका मतलब अभी 80 शेयर जो है वो not reissued है, ठीक है। तो वहां पे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट शो करेगा क्रेडिट बैलेंस 80 शेयर का करेगा इक्वल टू द गेन ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर नॉट येट रीइश्यू। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। लॉस जो होता है ऑन रीइश्यू ऑफ द शेयर कैन नॉट बी मोर देन द गेन ऑन द फॉरफिचर ऑफ दो शेयर। ये बात भी सही है, मतलब मैक्सिमम जो है वो क्या, मतलब कितने डिस्काउंट पर फॉरफिट शेयर को इश्यू कर सकते हो जितना पैसा आपके फॉरफिचर में पड़ा है। फिर एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया जाएगा अलोंग विद द शेयर कैपिटल व्हेन प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। बिल्कुल, जो प्रीमियम है उसको भी क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फिर व्हेन फॉरफिटेड शेयर को इशू करेंगे प्रीमियम पे तो प्रीमियम अकाउंट को ऐड करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में नहीं। अगर फॉरफिटेड शेयर को आपने रीइश्यू किया प्रीमियम पे तो जो प्रीमियम का पैसा आपको मिलेगा ना उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ना कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ये क्या हो गया, गलत। तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं किसके बेस पर, AS21 के बेस पर। अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, वो क्या है, एज ए लोन के तौर पे। Which of the following activity should be shown separately in the cash flow statement prepared as per the accounting standard 3? तो कैश फ्लो बोरोविंग नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यस, फाइनेंसिंग यस, इन्वेस्टिंग यस, मिसलेनियस नो। आंसर क्या आएगा, बी सी डी। आगे डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है, क्योंकि ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बिल्कुल, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बैलेंस शीट द बैलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एट कॉस्ट हैज बीन 20,000 और 17,000 2015-2016 में। तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा 20,000 का और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कितना, 17,000 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो होगा 2,000 उसको क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो P&L अकाउंट यहां पे कर दिया कितना, 2,000। प्रॉफिट से जो है वो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट साइड पे आएगा और जिस वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है वो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। फिर नई प्रॉपर्टी परचेज करी 5,000 की तो उसे भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो भी आएगा डेबिट साइड पे कितना, 5,000 टू बैंक परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। अब आपको डिटरमाइन करना सेल प्रोसीड, तो यहाँ पे जोड़ दो कितना, 27 में 17 माइनस किया तो बैलेंस फिगर क्या है, 10,000। तो ये आ गया आपका सेल प्रोसीड फ्रॉम प्रॉपर्टी। आंसर क्या, थर्ड। आगे गुडविल देखिए फर्म की एक्स एंड वाई की वैल्यू है 30,000। इट इज अपीयर इन द बुक्स कितना, 12,000। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर के लिए व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। तो गुडविल जो वो कितने थी, 30,000। 30,000 का 1/4 कितना, 75,000 वो जो है लेकर आएगा। आगे ए लिमिटेड ने इशू किया ए प्रोस्पेक्टस जिसमें इनवाइट की एप्लीकेशन वो 2,000 शेयर की, एप्लीकेशन है 3,000 शेयर की, ठीक है। आपने कितने शेयर इशू करे, 2,000, और जो की एप्लीकेशन कितनी है, 3,000 की। आपने प्रो डाटा अलॉटमेंट कर दिया 2400 शेयर का। इसका मतलब जो है वो हमने क्या किया, इसमें से 600 वालों को तो हमने क्या कर दिया, कोई भी शेयर नहीं दिया, और जो 2400 शेयर जिसने लगाए उसको दे दिया हमने कितने, 2,000 शेयर, ठीक है। ए जिसको अलॉट हुआ 40 शेयर, बताओ उसने कितने शेयर अप्लाई करेंगे, ए को कितने मिले, 40। जिसने 2400 लगाए उसको मिले कितने, 2,000। तो जिसको 40 मिले तो उसने कितने लगाए होंगे, तो 40 इंटू में 2400 अपॉन में 2,000, तो इसने लगाए होंगे 48 शेयर, ठीक है ना। थर्ड ये करके बता रखे, वो देख लेना। आगे विच ऑन द फॉलोइंग रिसिप्ट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, इनमें से कौन सी रिसिप्ट जो है वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती है। सबसे पहले अमाउंट रेस्ट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट है। डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। आगे विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला बोल द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए सिस्टम जहां पे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को यूज करते हैं कंट्रोल ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये बात सही है। स्टैंडर्ड में भी एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी एंड मॉनिटरी मेजर, ये भी सही है। ओनली एडवर्स वेरिएंस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली, नहीं ये बात जो सही नहीं है। सिर्फ जो एडवर्स वेरिएंस है उन्हीं को जो है इंटेंसिवली इन्वेस्टिगेट नहीं करते, बल्कि एडवर्स के साथ में अगर कोई फेवरेबल वेरिएंस है उसको भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो, ये सही है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन चेंज इन सेल इनटू 100, ये भी सही है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालते हैं कैसे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी सही है। रिक्वायर्ड सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो, नहीं, डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है, तो ये आपका गलत है। तो फॉर्मूला ये होता है रिक्वायर्ड सेल का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। शेड्यूल 3 जो है, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में जो है वो क्या बनाते हैं, तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अंदर तो बनती है बैलेंस शीट और 2 के अंदर बनता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट दे रखा है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है। पहला, व्हेन देयर इज वन लिक्विडेशन एंड वन फॉर्मेशन, उसको एक्सटेंडेड कंसेशन बोलते हैं। यस, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज होता है ओनली व्हेन द अमलगेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, नहीं, जब अमलगेशन इन द नेचर ऑफ क्या होता है, परचेज होता है। आगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है ओनर की और बिजनेस की आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, ये बात एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हर बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, इसीलिए जो है हम ओनली बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना कि पर्सन की। तो दोनों की दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली सेशन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। फर्स्ट, Which one of the following is not an example of the financing activity with reference to the cash flow statement? तो सबसे पहला रीपेमेंट होता है बैंक लोन, ये आपकी जो है क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट एंड डिवेंचर पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश प्रोसीड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट फाइनेंसिंग है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आंसर क्या आएगा, 4। Which one of the following statement is true about estimated cost and standard cost? इनमें से कौन सी बात जो सही है एस्टिमेट कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में। बोलता स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडी, जबकि एस्टिमेट कॉस्ट बेस है किस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे। ये बात एकदम क्या सही है। Which one of the following is not true? पहला, an expenditure intended to benefit current year, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बात तो सही है। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यस। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन इज यूजुअली डेबिट टू द वेज अकाउंट, नहीं, उसको डेबिट करते हैं किसमें, मशीन अकाउंट में, तो ये गलत है। आगे, एक्स लिमिट ने फोरफिट करे 20 शेयर, 10 रुपए का एक था, 8 रुपए कोल्ड अप थे, जिसमें जोन ने पे किया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनी कितना, 5 रुपए, ठीक है जी। इसमें से 15 शेयर आपने क्या कहते इशू कर दिया पार्कर का फुली पेड वाला 6 रुपए में, ठीक है जी। व्हाट इज द बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट, तो बताओ शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कौन सा कितना बैलेंस पड़ा होगा। देखो 20 शेयर थे, 15 आपने इशू कर दिए, तो 5 शेयर का बैलेंस है अभी फॉरफिचर में पड़ा हुआ कितना, 5 शेयर पे कितने रुपए आए थे, 5 रुपए, तो 5 इंटू 5 बोलते 25 रुपए अभी भी आपके शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर पड़े होंगे। ये बना के दिखा रखा है, एक बार देख लेना। एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7/3 में उन्होंने एडमिट किया जेड को 3/7 के लिए आ गया, ठीक है, जिसमें से वो 2/7 लेगा एक्स से और 1/7 लेगा वाई से। न्यू रेशियो निकालो एक्स वाई जेड का, तो देखो एक्स का कैसे करेंगे, एक्स का कोल्ड रेशियो क्या 7/10, उसमें से 2/7 ले जाएगा कौन, जेड। फिर वाई का 3/10, उसमें से 1/7 ले जाएगा कौन, जेड। तो ये आ गया 29/70, 11/70, और इसको करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 29, 11, 30। तो देख लेना 29, 11, 30। आगे, हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट फेवरेबल पोजीशन, क्या बात करो, ऑपरेटिंग रेशियो जितना हाई होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट करता है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोलता है हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव ए हाई मार्जिन टू मीट द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं, जितना हाई ऑपरेटिंग रेशियो होगा उतना मेजर खर्चा, मेजर पैसा तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो में चला गया, तो जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके लिए कम पैसा बचेगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या इनकरेक्ट है। मैजिक करना है फिजिकल स्टैंडर्ड लेबर आवर पर, फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे लेबर आवर पर यूनिट ऑफ आउटपुट के बेस पर हमने डिसाइड किए। कॉस्ट स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के बेस पर। रेवेन्यू स्टैंडर्ड जो है वो किसके बेस पर, एवरेज सेल्स करते हैं उसके बेस पर। और प्रोग्राम स्टैंडर्ड आपका टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3 सेकेंड, 2, 1, 4, 3 फर्स्ट। चलिए आगे, Which of the following does not form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association? इनमें से कौन सी आइटम मेमोरेंडम MOA का पार्ट नहीं है। नेम ऑफ द कंपनी, ये तो मेमोरेंडम में आता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आता है। रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, ये आपका आर्टिकल का पार्ट है ना कि मेमोरेंडम का। तो आंसर क्या आएगा, 3rd। Which one of the following statement is not true? सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो इज ए बेटर न्यूमरेटर है देन सेल्स देन सेल व्हाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर, ये बात एकदम सही है, तभी तो हम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एवरेज स्टॉक करते हैं, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर विल डिक्रीज डेट इक्विटी रेशियो, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिट, नहीं, ये बात सही नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज ए इम्प्लिसिट, किसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है? इक्विटी शेयर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डिवेंचर एक्सप्लिसिट, प्रेफरेंस शेयर का एक्सप्लिसिट और रिटेन अर्निंग का इम्प्लिसिट होती है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बाहर के लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। मर्जर ऑफ टू कंपनी अंडर द बाइफर इज नोन एज, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? अरेंज मर्जर। Which one of the following statement is not true? सबसे पहला, profit earned from the non-operating activity is added to the net profit while calculating profit from operation। तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मेजर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लॉन्ग रन जो वो क्या? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी सही है। डेप्रिसिएशन सोर्स ऑफ फंड है? नहीं, ये बात गलत है। मैचिंग करना आपको। AS1 जो है वो क्या? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS3 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS10 है आपका अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट और AS19 जो है लीज एंड इट्स अकाउंटिंग। तो 136 का बनेगा डी। ए फर्म हैज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 3 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है 270 एंड विद बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट द इन्वेंटरी टर्नओवर अगर इसको इंक्रीज करता है 5 तो उसका रिजल्ट बताओ क्या होगा? तो देखो अभी जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना 3 और कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है 2,70,000, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक जो इसकी बेस पर हमने निकाल लिया कितना आ गया? 90। एवरेज स्टॉक जो है वो आएगा कितना? 90,000। अगर टर्नओवर रेशियो को हम कितना कर दें 5 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स तो वही 270 ही है। तो अब इससे जो आपका एवरेज इन्वेंटरी आएगा वो कितना आएगा? 270 अपॉन में 5 करेंगे तो कितना? 54। तो अगर आपने जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को जो है वो 3 से क्या कर दिया? 5 कर दिया, तो उससे अब आपको इन्वेंटरी जो कम मेंटेन करना पड़ेगा। कितना? 90 माइनस में 54 करेंगे तो कितना? 36,000। तो इससे आपका जो है क्या डिक्रीज इन इन्वेंटरी हो जाए कितना? 36,000। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट? एडजस्टमेंट नेट इनकम मेथड होता है क्या? ये तो होता है। परफॉर्मा बैलेंस शीट? यस। कैश साइकिल मेथड? नहीं, ये इसका जो है मेथड नहीं है, याद कर लेना इसको। एक कंपनी ने प्रपोज किया कि वो इंट्रोड्यूस करेगी नया प्रोडक्ट इन द मार्केट। कंपनी चाहती है पीवी रेशियो बनाना 25%। अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 300 है, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस? ठीक है, तो आपको बताना सेलिंग प्राइस वो कितना होगा। पीवी रेशियो हम कितना चाहते हैं? 25%, ठीक है। तो 25% अगर चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कितना? 25 कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। सेल जो है वो कितनी है अपनी? हम क्या चाहते हैं? सेल अपना जो है वो अपने को निकालनी है, ठीक है, इनटू में 100, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं कि ये कितना है? 25% आए। कितना है? 25%। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनटू 100, ये कितना है अपना? 25%। अब यहां पे हमने देखा, देखो पीवी रेशियो कितना? 25%। लेट और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 300। तो और सेलिंग प्राइस अगर क्या है? x है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा? x माइनस में 300, सेलिंग प्राइस x है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, तो x माइनस 300 अपॉन में x, सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो यहां पे हमने कर दिया कि सेल है कितना? सेलिंग प्राइस x है, तो कंट्रीब्यूशन क्या है? x माइनस में 300 अपॉन में, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, सेल कितनी? x इंटू में 100 और ये कितना है? 25। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा क्या? 400। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 400। आगे, ए और बी पार्टनर है प्रॉफिट फर्म के अंदर और वो 3-2 के अंदर उन्होंने जेड एक्स को एडमिट किया 1/3 के लिए, ठीक है। नया जो प्रोफिशिएंट रेशियो जो है ए और बी में, ए बी और एक्स के अंदर, वो बताओ कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट टोटल शेयर आपका कितना है? 1 और एक्स का कितना आ गया? 1/3। तो बाकी क्या बच गया? 2/3। 2/3 को ये ए और बी ले लेंगे 3 और 2 में, तो 2/3 का इसको ए को क्या मिलेगा? 3/5 और बी को क्या मिलेगा? 2/3 का 2/5। तो आ गया 6/15, 4/15 और ये 5/15। तो 6, 4 और 5। और आज का लास्ट क्वेश्चन बोलता है ए लो डेट इक्विटी रेशियो इज जनरली रिकमेंडेड फॉर ए न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। बोलता है एक नए बिजनेस के लिए जो है वो लो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो प्रेफरेबल है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डेट अपना शुरुआत में कम होना चाहिए, क्योंकि डेट के ऊपर आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना है, और जबकि नए बिजनेस में जो है वो अर्निंग स्टार्टिंग से ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि लो डेट इक्विटी रेशियो जनरली रिकमेंडेड है नए बिजनेस के लिए। ये बात सही है, क्योंकि ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ बिजनेस डेट सर्विसिंग विल प्रूव टू बी लेस बर्डनसम। बिल्कुल, ये बात एकदम क्या सही है। तो आंसर क्या आएगा? दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये दिख रहा है, सिंस मिनिमाइजिंग डेट रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन इन द अर्ली स्टेज, तो रीजनिंग डायरेक्टली सपोर्ट द असर्शन। ठीक है ना, तो आंसर क्या बनेगा? बी। ओके जी, लो जी, ये अपने टोटल मिला के 142 क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास के अंदर जो है वो करे। इसका जो सोल्ड का पीडीएफ है वो भी मैं आपको अपने ऐप के ऊपर जो है वो डाल दूंगा, एक बार वहां पे देख लेना। ठीक है, पीवाईक्यू के फोल्डर के अंदर ही आपको अकाउंट्स के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2012 से 2018 तो हमने इस वीडियो में कर लिया। अब
2019 से 2024 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे। लगभग 142 क्वेश्चन है उसके, तो वो 142 तो नहीं है शायद, 150-200 क्वेश्चन है, तो वो हम कर लेंगे। ओके जी, तो वहीं पे आपको उसका भी पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो एक बार इतना करो, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।